हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 28 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को किस संगठन के 75वें अधिवेशन को संबोधित किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया है। इस बार 75वें सत्र की अध्यक्षता तुर्की के राजनायक वोल्कन बोजकिर ने की थी। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र की क्लास यूएनओ के रूप में हमने एक बना रखी है, जिसके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को। परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा वर्ष 2013 में की गई थी तथा वर्ष 2014 में इसे पहली बार मनाया गया था। इसके अलावा 29 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु परीक्षण निषेध दिवस भी मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच चौथा नौसैनिक सैन्य अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और जापान के बीच एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। भारत तथा जापान के बीच चौथे नौसैनिक सैन्य अभ्यास का नाम जिमैक्स रखा गया है। जिमैक्स का पूर्ण नाम होता है आपका जापान इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से मानी जाती है तथा इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। 26, 27 तथा 28 सितंबर 2020 को इसका आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया जा रहा है। इसके पहले वर्ष 2018 में इस अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। बात की जाए जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो तथा जापान में 96% बौद्ध अनुयायी रहते हैं। वर्तमान में जापान के सम्राट नारुहितो हैं तथा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर का आयोजन किया गया है? यहाँ राज्य की जगह आप लोग देश कर लेना। तो हाल ही में भारत तथा श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय शिखर वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा श्रीलंका की तरफ से प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे शामिल हुए थे। किसी भी पड़ोसी देश के साथ पहली बार यह भारत की वर्चुअल बैठक थी। इस बैठक में वाणिज्य, सुरक्षा, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन आदि को लेकर बातचीत हुई तथा इसके अलावा भारत ने श्रीलंका के बौद्ध स्थलों के विकास के लिए 1.5 करोड़ डॉलर की राशि देने की बात की है। बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आपके महिंद्रा राजपक्षे तथा राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा क्षेत्र में समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा क्षेत्र में समझौता किया है। बात की जाए डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन तथा वर्तमान में डेनमार्क की जो रानी है वो है यारग्रेथा सेकंड। वर्तमान में डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री अदीब ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में लेबनान में
नवनियुक्त प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले महीने 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बैरूत में एक धमाका हुआ था, जिसके चलते वहां के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था तथा मुस्तफा अदीब को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन मुस्तफा अदीब ने कहा है कि वहां का मंत्रिमंडल उनके अनुसार गठित नहीं किया गया है, इस वजह से मुस्तफा अदीब भी अपने पद से इस्तीफा देते हैं। बात की जाए लेबनान देश की, तो लेबनान की राजधानी है बैरूत तथा मुद्रा है लेबनानी पाउंड। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने एकीकृत पोर्टल यू राइज का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यू राइज पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह यू राइज पोर्टल ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप तथा ई लाइब्रेरी आदि के बारे में जानकारी मुहैया कराएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एकीकृत पोर्टल की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। इस यू राइज पोर्टल के तहत लगभग 20 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में केरल राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। गैर संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए केरल राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम घेब्रियस ने इस पुरस्कार की घोषणा की थी। बात की जाए केरल राज्य की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम तथा वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, टायर निर्माण कंपनी सिएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में टायर निर्माण कंपनी सिएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया है। बात की जाए सिएट कंपनी की, तो यह RPG समूह यानी राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1924 में इटली में हुई थी। वर्तमान में सिएट का मुख्यालय मुंबई के बरली में स्थित है तथा इसके अध्यक्ष हर्ष गोयनका हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितनी बैटरी चालित बसों और कितने चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 670 बसों और 240 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्र सरकार ने फेम योजना के तहत दी है। बात की जाए फेम योजना की, तो यह 1 अप्रैल 2015 से लागू की गई थी। फेम योजना का मतलब होता है फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस योजना के तहत 670 बसों में से 240 बसें महाराष्ट्र, 100 बसें गोवा, 80 बसें चंडीगढ़ तथा 250 बसें गुजरात के लिए आवंटित की गई हैं। 27 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, वायुमंडल का सर्वाधिक प्रभाव किस मंडल पर होता है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक प्रभाव होता है क्षोभ मंडल पर। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि फुटबॉलर गुरप्रीत सिंह संधू को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फुटबॉलर गुरप्रीत सिंह संधू को वर्ष 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वालों में शामिल हैं नैन्सी पांचाल, अंकिता पटेरिया, उमा प्रजापति, मयंक मौर्य तथा सोनाली मौर्य। सभी को बहुत बहुत बधाई। 28 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, परमाणु परीक्षण निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 28 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।